नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल इस वक्त आपके सामने है और शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर से। साहिल, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला करेंगे दिल्ली का दौरा। बड़ी खबर, पीएम रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात, गृह मंत्री से भी होगी मुलाकात। मुलाकात के बाद हो सकते हैं बड़े फैसले। 4 नवंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली का दौरा करेंगे। दिल्ली के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। और मुलाकात के बाद कई बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं और विधानसभा सत्र की शुरुआत जो है वो 4 नवंबर से होने जा रही है। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार राजधानी दिल्ली का दौरा करेंगे और ये दौरा होगा राज्य के दर्जे को बहाल करने को लेकर, क्योंकि पहली कैबिनेट में राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव पास हो चुका है और उस प्रस्ताव को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होना संभव है। उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात करके सबसे पहले पीएम मोदी से राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर बातचीत होगी। क्या राज्य का दर्जा वापस लौटेगा या नहीं, उसके बाद अन्य मुद्दों पर भी चर्चा यहाँ पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बेहद अहम दौरा ये माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस दौरे को लेकर समय सीमा तय नहीं हुई है कि आखिर कब उमर अब्दुल्ला जो वो दिल्ली का दौरा करेंगे, लेकिन बहुत जल्द ये दौरा हो सकता है। बिल्कुल काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। 4 नवंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और वो भी काफी अहम रहने वाले 10 साल के बाद ये होगा, देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से ये विधानसभा सत्र रहेगा तो काफी ये भी खास रहने वाला, जिसमें से पहली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड बहाली का, और वो देखने वाली बात है अब जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात होती है वहां पर क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर का इस वक्त मुद्दा स्टेटहुड को लेकर, राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर, जिसको लेकर न मात्र भारत की नजरें हैं बल्कि पूरे विश्व की नजरें हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को लंबे समय यानी 6 साल के बाद राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं। 10 साल के बाद चुनाव हुए, 6 साल के बाद यहाँ पर चुनी हुई सरकार मिली, लोकतांत्रिक सरकार मिली और स्टेटहुड का मामला अब 6 साल के बाद क्या सुलझ जाएगा या फिर उसी गुत्थी में उलझता हुआ नजर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर गौहर साहब जुड़ चुके हैं। मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त की जो स्थिति है, उमर अब्दुल्ला के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे वो लड़ेंगे और क्या स्टेटहुड का दर्जा उमर अब्दुल्ला दिला पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड की बात करें तो थोड़ा सा हमने पीछे चलना होगा। एक क्रोनोलॉजी जो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बताई थी। क्या कहा था कि जनाब हमने ये 2 ड्यूटीज बना दी है, अब परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद हम स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है और प्रॉपर टाइम सब कुछ होगा। तो बैक टू बैक आप देखिए, लोकसभा के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए, चुनाव के बाद सरकार बनी और सरकार ने अपना पहला काम क्या किया, उन्होंने प्रस्ताव लाया कि हमने जी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें एक स्पेसिफिक ओरिएंटेड जो लक्ष्य दिखा गया कि वही स्टेट चाहिए जो पहले थी, उसी तरीके का जो स्टेटहुड हमें चाहिए। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास चला गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद ये बात काफी क्लियर हो गई है कि दिल्ली ऑन टोज है इस चीज को रेस्टोर करने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर और अंदर पार्लियामेंट भी इस बात की एश्योरेंस दी थी कि स्टेट वापस आएगा कि हमने टेम्परेरी एक फेज बनाया है जब तक कि हालात पूरी तरह से सुधर जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उमर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जो खबर आ रही है कि अगले हफ्ते उमर अब्दुल्ला की मीटिंग भी होगी और वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, तकरीबन आधे दर्जन के करीब यूनियन मिनिस्टर से मीटिंग होगी जहां पर उन्हें ब्रीफ किया जाएगा कि स्टेट किन हालात से गुजर चुके हैं और अभी ये पूर्ण राज्य का जो दर्जा, जो पूरा स्टेटहुड मांगा जा रहा है, ये क्यों मांगा जा रहा है, इसलिए उसको रेस्टोर किया जाए। तो मुझे ये एक्सपेक्ट है कि कहीं ना कहीं बॉल आगे बढ़ेगी। नो डाउट कि एक बड़ा इम्तिहान अभी आगे है, लेकिन कितना जल्दी ये होगा कहना मुश्किल होगा, लेकिन जरूर बीजेपी ने पहले इसका एश्योरेंस किया है। लेकिन जो एक डिप्लोमेटिक सिस्टमैटिक वे होता है
और जो एक टेक्निकल ये होता है उसको अडॉप्ट किया पहले दिन ही उमर अब्दुल्ला ने, जब उन्होंने रेजोल्यूशन लाया और खामोशी के साथ रेजोल्यूशन लाया। वो तो हमने सबसे पहले इसको ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा सा हंगामा हमने पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर देखा है। अदरवाइज ये शायद किसी को बहुत देर तक पता ही नहीं लगता कि रेजोल्यूशन के अंदर क्या कुछ लिखा गया, और कल फिर खुद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज किया कि क्या कुछ उसमें लाइनें लिखी गई है रेजोल्यूशन के अंदर। बिल्कुल, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, जिस तरह से राज्य का दर्जा की बहाली की बात हो रही है, अगर हो जाता है तो क्या कुछ बदलाव होंगे स्टेटहुड और यूटी में? क्योंकि यूटी बनने के बाद बहुत से ऐसे डिसीजन लिए गए, अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए, प्रॉपर्टी सेल आउट करनी हो उसके लिए एनओसी लाई गई, जबकि जब स्टेटहुड था तब नहीं था ऐसा। तो क्या कुछ वो बदलाव दोबारा से देखने को मिल सकते हैं? और खासतौर पर डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट, जैसे डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट का जो मैटर है ये 370 के साथ जुड़ा हुआ है, इसका स्टेटहुड के साथ ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप स्टेट में आते हैं तो आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है, आपका जो कैबिनेट है वो मजीद पावरफुल हो जाता है एज कंपेयर टू ओल्ड वन जिस वक्त भी है। अभी क्या हुआ कि एक छोटा सा रेजोल्यूशन था कि स्टेटहुड लाना है, तो कॉपी कहाँ चली गई? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के। अगर वो वहां रोक देते तो उमर साहब कुछ नहीं कर सकते थे, दोबारा लानी पड़ती। लेकिन वहां से आगे बढ़ी तो ये पता लग रहा है कि सारे पावर्स उमर के पास नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, और जब ये स्टेट में आएंगे तो ये फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर बनेंगे। स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला जो है वो स्टेट के हाथ में आएगा, रेवेन्यू वाला मामला स्टेट के हाथ में आएगा, फाइनेंस वाला मामला स्टेट के हाथ में आएगा, जहां पर कोई मेजर डिसीजन भी बाद में लिए जा सकते हैं। अभी जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि आप काम करें, उसमें उमर काम कर पाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि क्या बदलाव होगा, डायरेक्टली आईएएस आईपीएस अफसर जो है वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गवर्नर बन जाएंगे, तो उनका एसेंट और डिसेंट वाला मामला तक ही रहेगा, ज्यादा वो इंटरफेयर गवर्नमेंट में नहीं करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, उमर साहब के पास बड़े कम पावर्स है एज चीफ मिनिस्टर के तौर पर। यही वजह है कि अगर पूरी स्टेट बनती है तो मेजर डिसीजन स्टेट ले सकती है और बहुत सारी राहत भी हो सकती है। गवर्नर जब ये डिसीजन प्रस्ताव सामने आया, जब प्रस्ताव पास किया गया कैबिनेट के अंदर, उस समय विपक्ष ने निशाना साधा उमर अब्दुल्ला पर। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने सवाल खड़े किए कि आप बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं। जब बीजेपी ने कहा है, सरकार ने कहा है कि हम स्टेटहुड देंगे तो आपको प्रस्ताव पास करने की क्या जरूरत है, और अगर आपके मैनिफेस्टो में मुख्य मुद्दा 370 था तो उसको लेकर कोई बात क्यों नहीं गई? उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि विधायिका का मामला है, जो हमारे पास है वो सबसे पहले हम करेंगे। क्या एक रास्ता है स्टेटहुड लाना, उसके बाद जब पावर्स आएंगी तो बाकी काम नहीं होंगे? स्टेटहुड रेस्टोर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे मामले आपके अटक जाएंगे अगर स्टेटहुड नहीं हुआ। जैसे बिजली वाला मामला है, गैस सिलेंडर वाला मामला है, चावल वाला मामला है, हर बार आपको एलजी के दफ्तर जाना पड़ेगा और एलजी साहब का मुंह होगा तो करेगा, नहीं होगा तो वो रुक जाएगा मामला। इसलिए स्टेटहुड बड़ा प्रायोरिटी है जहां तक लोगों के मसले की बात है। जहां पर पॉलिटिकल इश्यूज की आप बात करेंगे कि जनाब देखिए कि हमने 370 रेस्टोरेशन करना है, वो एक बड़ा प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बिना अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी दोबारा जाएंगे तो एक डिस्प्यूटेड एलिजिबिलिटी में आप चले जाएंगे जरूर, लेकिन वहां से हो जाएगा नहीं होगा देखने वाली बात है। यही वजह है कि उमर ने दो लाइनें की। एक लाइन स्टेटहुड कैबिनेट का फैसला था, इसलिए कैबिनेट से होते हुए वो जाएगा। जहां तक 370 का मामला है वो असेंबली का मामला है, तो असेंबली में रेजोल्यूशन आ रहा है, जहां मेरे सोर्सेज वो कंफर्म कर चुके हैं कि 2 तारीख को जब सेशन होगा, 3 या 4 तारीख को पहला रेजोल्यूशन यही है कि स्टेट को रिस्टोर किया जाए, 370 को रिस्टोर किया जाए। लेकिन ये देखना होगा कि वो रेजोल्यूशन जब आएगा जिस पर बात होगी, एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष है बीजेपी, उनका स्टैंड उस पर काफी क्लियर है, लेकिन उसके बाद जब वो दिल्ली चला जाएगा, क्या उस रेजोल्यूशन का हाल ऑटोनॉमी जैसा होगा? क्योंकि ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन 1/3 मेजोरिटी के साथ पास आउट हुआ था। नो डाउट उसमें बीजेपी ने कुछ सवाल भी उठाए थे, लेकिन वो पूरा किताबचा 300-400 पेजों का जो किताबचा बना था, वो जब होम मिनिस्ट्री में गया, प्राइम मिनिस्टर में गया, किसी ने उसको पढ़ा भी नहीं, आज तक वो मामला भी नहीं आगे बढ़ा। तो इसका हाल भी ऐसा ही होगा, वो आगे देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एक सवाल हो रहेगा मेरा आपसे कि जिस तरह से सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस निकल के सामने आई है, और जिस तरह से मैनिफेस्टो में उन्होंने हर बात का जिक्र किया है, तो वो कितनी बड़ी चुनौती जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहने वाली है, और विधानसभा सत्र जैसे लगता है तो वहां पर समन्वय बनाते रखना वो कितनी बड़ी चुनौती नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए विपक्षी दलों के साथ? देखिए, तालमेल बिठा पाना हर एक मुद्दे पर यह सवाल ही पैदा नहीं होता है, और इस पहले सेशन में अगर 370 पर रेजोल्यूशन आया, करारदाद आई, तो हंगामा ड्यू है,
बीजेपी इसको टूथ एंड नेल करेगी, वो इसको आगे बढ़ने नहीं देगी। रेस्ट अभी भी सरकार ने कुछ किया नहीं, कोई ऐसा कंट्रोवर्सी वाला मामला, कोई ऐसा बड़ा इशू जिसको लेकर विपक्ष देर, इसलिए जो पहला वाला सेशन होगा ये गुड़ी वाला सेशन होगा इन केस 370 नहीं आता है। लेकिन इसके बीच अगर कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि हमने दरबार मुंह को वापस करना, जो हमारी खबर है कि दरबार मुंह को शायद दूसरे या तीसरी कैबिनेट में लेकर डिसीजन लिया जाएगा कि इसको हम रेस्टोर करेंगे, कि जम्मू में वापस 3-4 महीने वो आए और कश्मीर भी इसी तरीके से 5-6 महीने वो चला जाए। अगर उस पर बीजेपी का रिजनमेंट हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किलें जम्मू के अंदर पैदा हो सकती है उसमें। लेकिन रेस्ट अभी ज्यादा कोई ऐसा हंगामा नहीं है और मुझे नहीं लग रहा है कि 2 तारीख को जो सेशन होगा उसमें कोई ज्यादा कोई हंगामा खेज होगा, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, 2-4 सवाल होंगे, 2-4 बिजनेस वाली बातें होंगी। रेस्ट जब यहाँ बिजनेस आएगा, जम्मू वाले सेंटर में जब बिजनेस चलेगा, क्योंकि वो बजट सेशन होगा, उसमें काफी कुछ हंगामा देखने को मिल सकता है। गौर साहब, बात जो 370 की आती है तो ये 2 पहलू निकल कर आते हैं, यानी 2 पहलुओं के साथ उमर अब्दुल्ला को टकराना पड़ेगा। एक तो लोगों का दबाव, मैनिफेस्टो का एक अहम हिस्सा 370, लोगों का सीधा दबाव है सीएम पर कि आखिर 370 पर बात क्यों नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार के साथ तालमेल भी बना के रखना है। इन दोनों टकरावों के बीच क्या उमर अब्दुल्ला धारा 370 की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही पल्ला झाड़ दिया है 370 पर। देखिए, उन्होंने पल्ला नहीं झाड़ा। अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो उनका स्टेटमेंट क्या था कि स्टेट वाला मैटर असेंबली देखेगी, अपना कैबिनेट देखेगी, और 370 वाला मैटर जो असेंबली में जाएगा। तो उनकी एक पोजीशन क्लियर है कि रेजोल्यूशन जो होगा वो वॉइस वोट से वहां पर आएगा, डिबेट सब की होगी, उसके बाद वो सारी रिकमेंडेशन और ऑब्जर्वेशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। तो मुझे यहाँ नहीं लग रहा कि कोई ऐसी कमी होगी। हाँ, अगर सेशन में उन्होंने इस चीज को नहीं लाया, पहले सेशन में या दूसरे सेशन में भी नहीं लाया, तो फिर आप ये समझ लीजिएगा विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक बड़ा रिवोल्ट होगा। क्योंकि आगा सईदुल्लाह मेहदी जो प्रवक्ता है और जिन्होंने जगह जगह पर कैंपेनिंग के दौरान ये कहा कि देखिए आज मैं लोगों को आपके लिए वोट मांग रहा हूं, कल ऐसा ना हो कि मैं लोगों की तरफ से खड़े होकर आपसे सवाल पूछूं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन क्रिटिक्स का ये मानना है कि राइट फ्रॉम 47 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बीच का रास्ता लिया है, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर आए, फिर चीफ मिनिस्टर से कहां की ओर चले गए वो सारी चीजें देखते हुए उन्हें ये अप्रेहेंशन है शायद ये भी ठंडे बस्ते में जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके का चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है, जिस तरीके का उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मुझे बिल्कुल भी ये नजर नहीं लग रहा कि चीफ मिनिस्टर कहीं पर भी चूकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब की बार अगर चूक हुई तो हालात पीडीपी से भी बदतर उनके अगले चुनाव में होने। तो मतलब 370 के लिए अभी फिलहाल जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ एक समन्वय बना के रखना है। कोई ऐसी चूक अगर पहले पड़ाव पर उमर 370 के बदले स्टेटहुड को रेस्टोर कराने में कामयाब हुए, फुल फ्लेज्ड इन ऑर्गन एंड टोटो स्टेट रेस्टोर हुई बिना किसी इफेंट बच के, तो ये उमर की कामयाबी होगी। देन अकॉर्डिंगली फिर सारी जिम्मेदारी बनेगी असेंबली पर। असेंबली में जब वो प्रस्ताव आएगा उस पर लीडर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, और फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ये सीधी सी बात है कि जब वो जाएगा प्रस्ताव, वहां सूरत हाल क्या कुछ होगी, सबके सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त गौहर साहब हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने पूरी तरीके से जानकारी दी कि आखिर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं और मुख्यमंत्री इस वक्त किस बॉडी लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं, और जब वो दिल्ली का दौरा करेंगे उस समय क्या कुछ आएगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, श्रीनगर में मैराथन का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाई है और 2000 से ज्यादा एथलीट ने इस मैराथन में हिस्सा लिया है। 59 विदेशी अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों ने भी इसमें हिस्सा लिया है और सबसे अहम बात कि इसमें कुछ एक्टर्स भी पहुंचे हुए हैं। ये श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। लगभग 2000 एथलीट ने हिस्सा लिया। 59 विदेशी अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों ने भी इसमें भाग लिया। अभी रतुल सेठी भी शामिल हुए। एलजी मनोज भी वहां पहुंचे हुए थे सम्मान समारोह में। एलजी ने एथलीट को किया सम्मानित। केन्या एथलीट ने मारीबाजी, प्रथम स्थान पर रहा केन्या एथलीट। 25 लाख रुपए का दिया गया इनाम। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर विशाल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिल्कुल, देखिए एलजी मनोज सिन्हा भी सम्मान समारोह में पहुंचे हुए हैं और काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, और खास बात यह है कि इसमें कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स भी पहुंचे हुए। सुनील शेट्टी का नाम आ रहा है, जिन्होंने इस समारोह में हिस्सा लिया है।
और साफ तौर पर ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये जो वहां पर पहुंचे हुए लोग हैं ये किस तरह से इस मैराथन का हिस्सा बन रहे हैं और कुछ वहां पर दर्शक भी हैं, कुछ लोग इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं फिजिकली जो आपके सामने हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि अभी अभी सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला सीएम बनने के बाद उनके नेतृत्व में ये पहला मैराथन का आयोजन हुआ है और उन्होंने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। ये एक संदेश भी पूरे देश को जाता है, पूरे विश्व को जाता है कि फिटनेस हमारे लिए कितना जरूरी है और जो एथलीट हमेशा फिटनेस को लेकर तैयार रहते हैं वो भी एक संदेश जो है वो पूरे विश्व को देते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह 6:20 पर उमरुल्लाह और बॉलीवुड अभिनेता बेटी ने पोलो व्यू स्ट्रीट से पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ समय तक एथलीटों के साथ दौड़ भी लगाई। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ दौड़े। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार कश्मीर में मेगा इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 69 विदेशी अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों सहित 2000 एथलीट ने हिस्सा लिया। बता दें कि कश्मीर ने मई में G20 बैठक की मेजबानी की और स्पोर्ट्स कार रेसिंग इवेंट भी आयोजित किया गया था। लोग उसमें हिस्सा बने थे और कई उद्योगपति उसमें पहुंचे हुए थे। G20 की मेजबानी भी श्रीनगर कश्मीर द्वारा, जम्मू कश्मीर द्वारा हुई। उसके बाद वोकल फॉर लोकल, हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। मौजूद रहे और पहला प्राइज मैराथन का केन्या के जो है उनको गया। तो ये बड़ी बात है, कश्मीर के जो बदलते कश्मीर की ये तस्वीर निकल के सामने साफ तौर पर आ रही है। I'm really happy. I'm just participating in this marathon to push myself. मुझे पता नहीं है मेरी कितनी लिमिट है। अगर मैं 10 किलोमीटर तो मैं भागती हूँ, but this time I really want to push myself. I want to check that how much I can go, how far. Unfortunately, you believe a fantastic crowd all around from a long time in Kashmir. It's really exciting to see this. I've never seen in my life. अपनी 36 सालों में for the first time really happy that Kashmir is going towards a positive energy. मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बाहर से भी लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है और पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है। आपको क्या लग रहा है अरेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से कैसे हैं? टूरिज्म डिपार्टमेंट बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है ग्राउंड पर। हाँ, कश्मीर टूरिज्म फर्स्ट टाइम मैराथन आयोजित करवा रहा है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। हर चीज के लिए उन्होंने ख्याल रखा हुआ है। यहाँ पे कोई परेशानी यहाँ पे एथलीट्स को नहीं हो रही है। बहुत मजा आ रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2019 में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी रन किया था। यही सब श्रीनगर से डेडलिफ्ट है एंड आई एम सो एक्साइटेड। मुझे सराहना मिला यहाँ पे मैराथन में आने का। आई एम फीलिंग सो ग्रेट एंड देखते हैं अभी क्या माहौल रहता है। बिल्कुल बहुत जोश है, जैसा कि देखा गया फर्स्ट मैराथन हो रही है एंड काफी जगह से लोग आए हैं, बाहर से भी लोग आए, इंटरनेशनल नेशनली, एंड काफी लोग एक्साइटेड है इस मैराथन को लेकर एंड उम्मीद है कि आगे भी इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ। You know, and one of the most beautiful routes in the world. You're talking about half on a full marathon, 21 to 42 kilometers, unbelievable. So enthusiasm में देख रहा हूँ सभी जगह, youth में, adults, you know, security personnel, all excited कि कुछ बड़ा होने जा रहा है. And I think ये दिन इसी में लिखा जाएगा कि सालों साल मेरी गारंटी है और एक गट फीलिंग है कि
ये मैराथन जो है बहुत बड़ा होगा और अगले साल यू विल सी आई थिंक 10x और 50x अमाउंट ऑफ पीपल। और हम यही चाहते हैं कि स्पोर्ट्स यूथ को एनकरेजमेंट मिले एंड कश्मीर इज बैक टू being the numero uno destination in the world. We see a lot of sportsmen coming from Jammu and Kashmir, and that's a big high, you know. सब दौड़ने वालों को मुबारक करूंगा जिन्होंने अपनी दौड़ मुकम्मल की। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था हाफ मैराथन मेरा मुकम्मल होगा। इससे पहले जिंदगी में मैंने 12 या 13 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ा है, लेकिन बाकी रनर्स के साथ दौड़ के हौसला मिलता है। और मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को और बाकी इसके साथ जो सारे जुड़े हुए हैं उनको मुबारक करना चाहता हूँ, इंतजामिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिस तरह किया। और श्रीनगर के लोगों का तो वो बाहर आए, उन्होंने रनर्स को जो है हौसला दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये कश्मीर मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज हो और जो मैराथन दुनिया के सबसे जाने माने मैराथन है उनमें जम्मू कश्मीर का नाम भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरीके से 700 में कश्मीर में पहली मैराथन का आयोजन हुआ था और वहीं पर एक बड़ी खबर जो है उड़ी से निकल के सामने आ रही है। उड़ी से बड़ी खबर के सामने आ रही है। उड़ी में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक आतंकी का खात्मा। क्षेत्र में सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़े पैमाने से ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। बड़ी खबर उड़ी से निकल के आ रही है बारामूला के, जहां पर उड़ी में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक आतंकी के खात्मे की खबर भी निकल के सामने आई है और वहां पर अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये वही इलाका है आपकी स्क्रीन पर जो कि उड़ी का इलाका है और मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी जो है वो ढेर होने की खबर सामने आई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किस और वहां पर क्या क्या कुछ निकल के सामने आता है वो भी आपके सामने हम जरूर रखेंगे। बिल्कुल, मुठभेड़ में एक आतंकी बाढ़ गिराया गया है उड़ी के इस मुठभेड़ में, जहां पर सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि कई सारे वहां पर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन का मामला लगातार बढ़ रहा है। ये उड़ी का मामला जहां पर बॉर्डर इलाके में एक बार फिर से जब आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में थे, लेकिन तुरंत वहां पर सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है और अभी वहां पर बाकी आतंकी भी छिपे हो सकते हैं। इरशाद हमारे संवाददाता उड़ी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, अभी की क्या ताजा जानकारी है? अभी क्या बाकी आतंकियों को वहां पर ढूंढा जा रहा है? देखिए चितल, बिल्कुल ये जो सर्च ऑपरेशन है ये लगातार कल से जारी है, क्योंकि पहले कल फौज को ये इत्तला मिली थी क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे उसके बाद जो है वहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया गया। कुछ हरकत, कुछ मूवमेंट दिखाई दी फौज को। उसके बाद जो है वहाँ पे उनको रोकने की कोशिश की जो सड़क के इस पार आने की फिराक में थे और उसके बाद जो है वहाँ पे गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें ये बताया जाता है अभी तक जो जानकारी मिल रही है एक मिलिटेंट की हलाकत हो चुके हैं और सर्च ऑपरेशन जो है इन घने जंगलात में जो है लगातार जारी है। क्योंकि पैरा कमांडोज के साथ साथ चाहे दीगर जो फौज है, चाहे बीएसएफ की बात करें, राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें, वो इस में लगे हुए इस ऑपरेशन में। अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा क्या मजीद इसमें वक्फा लग सकता है या नहीं, या अभी थोड़ी देर के बाद ये कंक्लूड होगा। ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बड़े दिनों के बाद जो है इस तरह के जो हरकत, इस तरह के जो इन्फिल्ट्रेशन है वो देखने को मिल रहे हैं। चाहे सरहदी इलाके उड़ी की बात करें या करना, टंगड़ा या मछल सेक्टर के हवाले से बात करें, क्योंकि जब से सीज फायर एग्रीमेंट किया गया तब से गिने चुने कुछ वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन बिट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। अलबत्ता हम आपको बता दें चलें, क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट जब से हुआ तब से लोगों ने काफी राहत की सांस ले ली और इस वक्त बाकायदा तौर पर लोग भी खेती बाड़ी करते हैं और लोग भी अपने जमीन में जाते हैं, चारा खिलाते हैं जानवरों को और उसके बाद जो है अच्छे से वहाँ पे जो गुजर बसर उनकी होती है। और देखा जाए ये जो 0.5 किलोमीटर का इलाका है, यानी कि ये कमरकोट सेक्टर का इलाका है, वहाँ पे इन दरांदराज जो जिसको नाकामयाब बनाई गई फौज की जानिब से, और इस वक्त लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। क्योंकि सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है 3 से 4 मिलिटेंट्स जो वहाँ पे जिनकी मौजूदगी थी, जिनको फौज ने देखा और उसके बाद जो है सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी भी मुठभेड़ वहां पर चल रही है
3 से 4 आतंकी आप बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने है, क्या मुठभेड़ अभी वहां पे चल रही है? और मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से अब बर्फबारी शुरू होने वाली है, तो क्या कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं जहां पर इन्फिल्ट्रेशन जो कि क्रॉसिंग एलओसी की जाती है और उसकी वजह से स्पेन जो है इसमें ज्यादा करने में मिलती है? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए अब विंटर आने वाला है, क्योंकि बर्फबारी से पहले जो है इन्फिल्ट्रेशन बेस जो है असर और बेशर जो है देखने को मिल रहे हैं। चाहे सरहदी इलाकों की बात करें, खुसूसन ऊर्दी सेक्टर के हवाले से बात करें, और बाकायदा तौर पर इसको जो है रोकने की फिराक में है, जहाँ पे सेना लगी हुई है बॉर्डर पे, चाहे हम BSF की बात करें या राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान है वो लगे हुए हैं। और देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद ही पूरी डिटेल जो है, पूरी तफसीलात जो है वो सामने आएगी, कितने क्या इस ग्रुप में थे और क्या क्या वहाँ पे रिकवरी हुई है और इनका जो मकसद वो क्या था। पूरी तरह से जो है पुलिस के साथ चाहे हम फौज की बात करें, वो अभी थोड़ी देर के बाद जो है जब ये कंक्लूड होगा उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें बाकायदा तौर पर DIG नॉर्थ कश्मीर, SSP बारामूला, DOC 19 इन्फेंट्री डायरेक्टर डिवीजन या दीगर जो अफसरान है वो इसमें बाकायदा तौर पर जो है मॉनिटर कर रहे हैं। और देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरी डिटेल जो है वो सामने आ रही है। इरशाद, कितनी बड़ी चुनौती है इन्फिल्ट्रेशन जो लगातार हो रही है, और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी वहां पर घुसपैठ कर रहे हैं वो ट्रेंड हैं, मतलब पूरी तरीके से उनको ट्रेन किया जा रहा है, उसके बाद उनकी घुसपैठ हो रही है, उनको वहां पर खंगालने में भी काफी ज्यादा मुसीबत हो रही है सेना से भी। जी देखिए, जो पाकिस्तान से या सरहद के उस पार जो मिलिटेंट्स आते हैं, इस बार हालांकि उनको बाकायदा तौर पर पहले ट्रेन किया जाता है, उसके बाद जो है इनको कश्मीर घाटी में जो है भेज दिया जाता है। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नजदीकी इलाकों की बात करें, जहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है सेना लगी हुई है, चाहे हम राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान, BSF के जो जवान, हालांकि देखा जाए उनको जो है बाकायदा तौर पर रोकने की कोशिश की जाती है जब वो यहाँ पे कश्मीर घाटी की ओर आते हैं। तो ये सेना के लिए जो है बड़ी कामयाबी जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए एक मिलिटेंट को जो है अभी तक जो है जिसको मार गिराया गया, और बाकायदा तौर पर इस वक्त बड़े पैमाने पे ये जो सर्च है वो जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, तमाम जानकारी के लिए। इरशाद इस वक्त हमारे साथ थोड़ी से बने हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी है कि वहां पर कितने और आतंकी छिपे हो सकते हैं जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से सरकार बनते ही एक्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री स्थानीय निकाय पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा भी CM द्वारा की गई है। भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कार्य योजना बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त एक्शन बोर्ड में नजर आ रहे हैं और अभी अभी सरकार बनी है, शपथ ग्रहण हुई है और शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ही नायब सिंह सैनी इस बार फिर से अपने ही अंदाज में विभागों के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें आने वाले समय के लिए भविष्य में जो कार्य रुके हुए हैं उनको कैसे और तेजी में लाया जाए, उनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर भी अब बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बिल्कुल इसमें बड़ी खबर जो हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। भविष्य में जरूरतों के अनुरूप कार्य योजना पर भी मंथन जो है वो चल रहा है। सरकार बनते ही एक्शन मोड में हरियाणा CM नायब सिंह सैनी निकाय पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा भी की द्वारा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कार्य योजना। बिल्कुल, देखिए सरकार जैसे ही बनी है, क्योंकि इस बार कुछ परिस्थितियां अलग हैं। इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। 2014 और 2019 के मुकाबले बीजेपी ने इस बार का जो आंकड़ा है वो 48 का छुआ है, यानी पूर्ण बहुमत से आगे बीजेपी है। ऐसे में अब CM सैनी के सामने एक बहुत बड़ा ये पॉजिटिव पॉइंट और प्लस पॉइंट होगा कि अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार में वो स्वतंत्र रूप से इस सरकार को आगे चलाने के लिए फैसले ले सकते हैं। किसी सहयोगी दल की किसी भी वहां पर प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे हरियाणा CM ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को ये बताया है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें। 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर भी शुरू हो रहा है। सुबह 9 बजे से 11 बजे कार्यालय में समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए, सीधा फोकस किया है निकाय पे। इतना बोझ सहे जो चाहे रहे। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझा हाथी। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। कामों के दिए बिल्कुल अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का सिलसिला जो है जारी है। 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान होगा। सुबह 9 से 11 बजे कार्यालय में करेंगे समस्याओं का समाधान। ऐसे निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है पूर्ण बहुमत के बाद, और इसके बाद इस तरह से साफ तौर पर हर कोई कार्य वहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर बड़ी खबर इस वक्त की, आज वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देशवासियों को देंगे 6100 करोड़ की सौगात। बड़ी खबर, 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सहारनपुर में सिविल एयरपोर्ट का पीएम करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। बड़ी खबर इस वक्त की, आज वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 6100 करोड़ की सौगात जो देशवासियों को वहां से वो देंगे। बिल्कुल मोदी 3.0 का ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा वाराणसी में, जो उनका संसदीय क्षेत्र है जहां से उन्होंने चुनाव लड़े और जीते और आज प्रधानमंत्री है। और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि वाराणसी उनके दिल के बेहद ज्यादा करीब है और वाराणसी के लिए, काशी के लिए बड़े कदम प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी उठाए हैं। और खासतौर पर जो काशी के लोग हैं, जो वाराणसी के लोग हैं, वो भी साफ करते हैं कि हम न सिर्फ सांसद को चुनते हैं बल्कि हम सीधे पीएम को चुनते हैं। ये सौभाग्य मात्र और मात्र काशी वालों और हरियाणा वालों को मिला है कि वो एक पीएम को चुनते हैं। तीसरी बार पीएम मोदी ने सरकार बनाई है। जरूर इस बार गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी जाएंगे, वाराणसी पहुंचेंगे, वहां पर कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो कई सारी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, कुछ वर्चुअली मोड पर होगा। और सबसे मुख्य मुद्दा जो आज का है, इस दौरे का है, वो सहारनपुर में एयरपोर्ट का वो आज उद्घाटन करने वाले हैं, जो वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आज वाराणसी का दौरा करेंगे और 100 करोड़ की सौगातें देशवासियों को वहां से देते हुए नजर आएंगे। और बहुत अहम है ये, क्योंकि ये तीसरा कार्यकाल है, पर एनडीए का ही सही, पर है तो सही प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी। और वाराणसी का संसदीय क्षेत्र है जहां से जीत कर सामने आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री दोबारा से बने थे। और अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये दौरा रहने वाला है और क्या कुछ खास इस दौरे में जो है वो सामने आएगा। इसके बाद जानकारी लेंगे हमारे हमारे संवाददाता वाराणसी से विकास दुबे मोड़ गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का दौरा रहने वाला, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है और लोगों में किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? शीतल, देखिए आपको बता दें कि लगभग 6,500 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास वाराणसी से पीएम मोदी करने वाले हैं। 23 ऐसी परियोजना है जिसकी सौगात काशी के लोगों को मिलेगी, जिसमें खेल, शिक्षा, धर्म सभी चीजें मौजूद है। वाराणसी में जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसका उद्घाटन आज करना है। वाराणसी में शंकराचार्य नेत्र अस्पताल है, उसका उद्घाटन करना है। और बताना चाहूंगा आपको कि जो भी संस्कृत विद्यालय है उसमें निःशुल्क भोजन जो है उसको उद्घाटन पीएम मोदी करना है। तो कहीं न कई सारी ऐसी परियोजना है जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करना है। जो काशी की जनता है तो वो काफी उत्सुक है, क्योंकि दीपावली से पहले काफी बड़ा तोहफा मिलने वाला है काशी के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों को। बिल्कुल विकास, जरा बताइएगा, संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री मोदी का, ऐसी भी खबरें हैं, कितने बजे संबोधन होगा और इस संबोधन में क्या कुछ खास प्रधानमंत्री को सुना जा सकता है? क्योंकि जब पीएम मोदी का संबोधन होता है तो कहीं न कहीं इंतजार होता है लोगों को, क्या आज नई बात निकल कर आएगी? जी बिल्कुल शीतल, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि पीएम मोदी काशी आ रहे हैं, उसका अगर रूट की बात करें या उसकी टाइमिंग की बात करें तो लगभग 1:30 बजे वाराणसी के एयरपोर्ट उनको आ रहा है। वहां से सीधा उनको शंकराचार्य नेत्रालय जाना है। उसके बाद वाराणसी का संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम
जो है अभी नया बनकर तैयार हुआ है, उसका ओपनिंग उनको करना है और लगभग जो खिलाड़ी है उनसे वो संवाद करेंगे। लगभग 23 परियोजनाएं ऐसी जो है जिसका उद्घाटन वो करेंगे और लोगों को सौगात उसकी देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं काशी के जो लोग हैं वो काफी उत्सुक है, क्योंकि दीपावली का समय है और दीपावली का त्योहार है। उससे पहले इतना बड़ा तोहफा काशी के लोगों को मिलना ये बहुत बड़ी बात है। कि जो खेल से जुड़े जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ा स्टेडियम उनको मिलकर तैयार हो रहा है। बात करें आम जनमानस की, तो आम जनमानस के लिए यहाँ जो नेत्रालय है उसका उद्घाटन हो रहा है। तो कहीं न कहीं वो सुविधाएं उनको, वो मूलभूत सुविधा जो है वो मिलने वाली है। तब जो संस्कृत विद्यालय है उसमें मुफ्त भोजन की सुविधा थी, वो यहाँ से आज शुरुआत करने वाले। तो कहीं न कहीं जो मेरी परियोजना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, तो कहीं न कहीं इन परियोजनाओं का लाभ काशी के लोगों को मिलने वाला है। बिल्कुल, ये पीएम मोदी का अपना निर्वाचन क्षेत्र भी है और क्या लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सांसद, हमारा पीएम पहुंचेगा और हमें कई सारी सौगातें समर्पित होंगी। कितना उत्साह इन लोगों में नजर आ रहा है। शीतल, देखिए, पीएम मोदी जब भी काशी आते हैं कहीं न कहीं हर बार एक नई सौगात लेके आते हैं। इस बार भी काशी के लोगों को सौगात मिली और अपने पीएम को देखने के लिए, अपने सांसद को देखने के लिए, क्योंकि काशी के लोग बार बार ये कहते हैं कि मैंने पीएम नहीं चुना, मैंने सांसद चुना है। तो कहीं न कहीं अपने सांसद को देखने के लिए, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने वक्तव्य में भी ये कहा था कि मुझे महागंगा ने बुलाया है, मैं काशी का बासिंदा हूँ। तो कहीं न कहीं काशी में रम रहे वो, और जब भी वो काशी आते हैं काशी के लिए एक नया तोहफा लेके आते हैं। इस बार भी आपको बता दूं 650 करोड़ रुपए की परियोजना है, 23 परियोजनाएं हैं जिसमें विभिन्न परियोजनाएं शामिल है। काशी के लोग काफी उत्सुक हैं उनको देखने के लिए। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें शीतल, तो बाबरपुर एयरपोर्ट से लेकर वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम तक लगातार सुरक्षा व्यवस्था काफी चौबंद कर दी गया है। एसपीडी जो है 2 दिन पहले ही वाराणसी में अपना डेरा डाल चुकी है। सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए उसको लेकर वाराणसी प्रशासन जो है काफी अलर्ट मोड में है। चलिए, शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी के लिए। विकास गौड़ हमारे साथ इस वक्त बने हुए थे वाराणसी से, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। इधर पंजाब की बात करें तो इस में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव नजर आ रहे हैं और 4 जिलों में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया है। डीजीपी इस वक्त एक्शन मोड में है और नाकों पर खड़े नागरिकों से पुलिस का फीडबैक लिया जा रहा है। लगातार 3 घंटे तक नाइट डोमिनेशन अभियान जो है वो चलाया गया है। एक ही रात में 4 जिलों में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया है और इससे ये जताया जा सकता है कि पुलिस इस वक्त किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, एक्शन में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव 4 जिलों में चलाया नाइट डोमिनेशन अभियान। नाकों पर खड़े नागरिकों से लिया पुलिस का फीडबैक। लगातार 3 घंटे तक चलाया नाइट डोमिनेशन अभियान। एक ही रात में 4 जिलों में चलाया नाइट डोमिनेशन अभियान। एसएएच नगर, लुधियाना, खन्ना और फतेहगढ़ साहिब जिलों के पुलिस स्टेशन और नाकों का किया गया औचक निरीक्षण। ग्राउंड पर तैनात पुलिसकर्मी और थाना प्रभारियों से भी डायरेक्ट बातचीत। नाकों पर खड़े नागरिकों से लिया पुलिस का फीडबैक। रात में थानों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती को सुनिश्चित करने पर दिया जोर। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक ही रात में 4 जिलों में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया है, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और नाकों पर खड़े नागरिकों से पुलिस का फीडबैक भी लिया है कि आखिर पुलिस किस तरह से काम कर रही है। और ये पुलिस के एंगल से, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से बेहद अहम ड्राइव मानी जा सकती है जिस तरह से पुलिस ने ये पहल की है। तो ये 4 जिलों में चलाया गया है। नाकों पर खड़े नागरिकों से पुलिस का फीडबैक लिया गया कि आखिर पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है। नागरिकों से पूछा गया लॉ एंड ऑर्डर की हालात क्या है, कैसे स्थिति चल रही है, ये तमाम चीजें रखी गई। 3 घंटे तक ये नाइट डोमिनेशन अभियान 4 अलग अलग जिलों में चलाया गया, जिसमें 4 जिले शामिल हैं। एसएच नगर, लुधियाना, खन्ना और फतेहगढ़ साहिब जिलों के पुलिस स्टेशन और नाकों का औचक निरीक्षण किया गया। अचानक वहां पर समझेंगे कि कितना जरूरी रहता है पुलिस की कार्यप्रणाली जो है इस तरह से दुरुस्त करने के लिए, और कितना अहम रहता है डीजीपी के लिए खुद ग्राउंड जीरो में पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं या बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको देखते हुए पुलिस का बड़ा अभियान और ये पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, वो लोगों से फीडबैक लेना, लोगों से बातचीत करना, उनसे जानना कि आखिर पुलिस कैसे काम कर रही है। छोटे छोटे नाकों पर, पुलिस स्टेशन के अंदर, चौकियों के अंदर क्या उनकी सुनी जा रही है नहीं, क्या उनको उनके मामलों को हल किया जा रहा है या नहीं, ये तमाम चीजें हैं। और ऐसी ड्राइव जो हैं वो बेहद ही कारगर होती हैं। ऐसी ड्राइव से जो अपराधी के आरोपी जैसे लोग होते हैं, जो सामाजिक तत्व होते हैं, उनमें भी डर बना रहता है कि अगर अचानक से इस दर्द में हम आ गए तो वहां पर उनकी खैर नहीं। तो फिलहाल ग्राउंड पर तैनात पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों से भी उन्होंने डायरेक्ट बातचीत की है। जो तस्वीरें भी आपके सामने
नाकों पर खड़े नागरिकों से पुलिस का फीडबैक लिया जा रहा है। रात में थानों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि रात के समय जब कोई रिपोर्ट लिखवाने आता है या कोई ऐसी चीज होती है, कोई घटना होती है, तो उस समय पुलिस जो है वो अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन इस पर भी जोर दिया गया है। बिल्कुल शीतल, जिस तरह से आप खुद डीजीपी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और लोगों से फीडबैक भी लिया, और कितना जरूरी रहता है कि जब लोगों के साथ समन्वय बना के चलना हो और लोगों में डर खौफ को खत्म करना हो कि पुलिस आपकी मदद के लिए तत्पर तैयार है और आप हमेशा हमारे रुख करें, और कितना जरूरी रहता है। और डीजीपी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और 3 घंटे तक वो अधिकारियों से भी मुलाकात की, लोगों से फीडबैक भी लिया और 4 जिलों का औचक निरीक्षण दौरा भी किया, उसका निरीक्षण भी करते हुए नजर आए थाना का और चौकियों का। तो बहुत जरूरी रहता है नाका पॉइंट को चेक करना, और डीजीपी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। पंजाब के डीजीपी जो गौरव यादव है, और वहां पर पहुंचे 4 जिलों में उन्होंने नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया, नाकों पर खड़े नागरिकों से भी पुलिस का फीडबैक लिया। तो बहुत जरूरी रहता है कि समन्वय एक बनाकर चलना चाहिए आम जनता के साथ। बिल्कुल सही। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए एक ऐसे चलते फिरते घर का निर्माण किया गया है जो पूरी तरीके से स्वदेशी है। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता साबिश कवाल ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। तो जब भारतीय सेना की बात आती है तो हम सभी के दिल में उनके लिए एक सहानुभूति और प्यार उमड़ आता है, और ऐसे में हम ये सोचते हैं कि भारतीय सेना हमारी सीमाओं पर रहकर हमारी किस तरह से सुरक्षा कर रही है, हमारी सेवा कर रही है। जब बर्फ का मौसम होता है, बड़े पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, तो -40 डिग्री तक वही भारतीय सेना हमारी सुरक्षा, हमारे जान माल की सुरक्षा करती है। तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि हम भारतीय सेना की कुछ मदद कर सके, और उसी सपने को साकार करने के लिए BTAC 360 ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है इंडियन आर्मी के लिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और साथ ही मेक इन इंडिया दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी साकार करता है, जो पूरी तरह से स्वदेशी यानी भारत की एक बड़ी कंपनी ने बनाया है, और वो भारतीय आर्मी के लिए वरदान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त एक पीक पॉट की बात कर रहा हूँ, जिसका डमी इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। डमी दिखाने से पहले मैं इस BTAC 360 इनोवेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनय मित्तल जी, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उन्होंने ये पूरा BTAC 360 में पीक पॉट जो इनोवेट किया है, उनसे मिलवाते हैं। विनय मित्तल जी, बहुत स्वागत है, आपने समय दिया, हम यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले बताइए, ये जो आपने पीक पॉट बनाया है, ये इनोवेशन आपके माइंड में कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से आपके पास आया कि इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए जिससे उनको कुछ फायदा हो सके? ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? देखिए, ऐसे सन 2020 में जब कोविड का पहला लॉकडाउन लगा था, तो हमारे को DRDO ने अप्रोच किया था 10 दिन के अंदर कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास। तो उस समय सब पब्लिक उसके अंदर है। वी हैड मेड द हॉस्पिटल इन 10 डेज। 10 दिन के अंदर हमने 1000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था। तो उसके बाद क्योंकि हमने इतनी बड़ी चीज़ उनके लिए कर दी थी, तो और उसी समय गलवान के क्लैशेस स्टार्ट हुए थे। तो उस समय के जो DRDO के कुछ ऑफिशियल्स थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई अगर आप वहाँ के लिए, उस ऑल्टीट्यूड के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत भारी वहाँ पर ट्रूप मूवमेंट होने वाली थी, तो कुछ आप दे सकते हैं क्या? बट उस समय वी वर नॉट रेडी, वी डिडंट हैव एनीथिंग। बट तभी से हमने ये वो कर लिया था कि हम कुछ ना कुछ वहाँ के लिए डेवलप करेंगे। तो तभी से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 4 साल से हम पूरा उसमें रिसर्च कर रहे हैं। कई ऑफिसर से मिले, आर्मी ऑफिसर से, प्रॉब्लम समझी, चीज़ें समझी, वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। और पिछले 4 साल से हमने खुद अपनी R&D टीम सेटअप करी, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, प्रोटोटाइप, बहुत हमने मतलब इसमें मेहनत करी, काम करा, बहुत पैसा भी लगा। तो हम फाइनली 4 साल के अंदर हम एक ऐसे शेल्टर पे पहुंचे जो आज मैं कह सकता हूं कि एक तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का, बिल्कुल उसका समझ लीजिए कि जीता जागता एक बहुत मतलब अच्छा एग्जाम्पल है। हमारा टोटल मेड इन इंडिया है, कोई हमने यहाँ मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं लिया है। सारी टेक्नोलॉजी हमने इन हाउस डेवलप करी है खुद। जहाँ आप खड़े हैं इसी ऑफिस के बेसमेंट में ऑफिस चला है पिछले 4 साल से, जहाँ पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। सर, पॉट के बारे में तो आपके माइंड से आ गया, लेकिन थोड़ा सा भी इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इसे इंडियन आर्मी को अगर भारतीय सेना इसे इस्तेमाल करती है तो उनको क्या बेनिफिट होगा, और इसके अंदर ऐसे आपने क्या चीजें रखी हैं जो हकीकत में इंडियन आर्मी या भारतीय जो सेना है उसके लिए वरदान साबित हो। आइए देखते हैं इसको आपके साथ। देखिए, एक तो क्या है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, ऑल्टीट्यूड पे होता है, तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि एक तो ये टोटल मॉड्यूलर हो,
इसके सारे पास जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा सारा खुल के छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं। 30 kg का एक पैकेट बन जाता है। तो आप इसको आराम से म्यूल्स पे, बैकपैक से भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं अगर रोड नहीं है। और टोटल इसका वजन बहुत कम है, लेकिन तब भी क्योंकि वहाँ विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो हाई विंड स्पीड ये टेक केयर कर सकता है। इसके अंदर कोई सिविल वर्क, कोई फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट कहा जाता है कि इंडियन आर्मी के लिए चलता फिरता एक घर। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं आप। और इसके अंदर कोई सिविल वर्क, कोई फाउंडेशन, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और पॉट की अगर मैं बात करूं तो ये चलेगा किस तरह से? इसके अंदर जो लाइट जनरेट होगी वो कैसे होगी? क्या आपने इसके अंदर तकनीक का इस्तेमाल किया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो वहाँ पर जो भी शेल्टर्स बनते हैं उसके अंदर 2-3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम है कि वहाँ हीटिंग कैसे हो। तो अभी जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर जो हीटिंग होती है तो वो सब बुखारी यूज़ करते हैं। बुखारी हीटर्स क्या है कि दे रन ऑन केरोसिन। तो जब केरोसिन हीटर शेल्टर्स के अंदर जलता है तो आप जानते हैं पूरा सफोकेशन हो जाता है। केरोसिन की कॉस्ट है, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट है। तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये -40 डिग्री के अंदर +15 डिग्री कर देता है विदाउट यूजिंग एनी फ्यूल। कोई फ्यूल नहीं यूज करता, कोई बुखारी नहीं, कोई सौर ऊर्जा है, सूर्य से ऊर्जा लेकर के ये अपने आप को रिचार्ज कर लेगा। मैं आपको देखिए बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसके ETC ट्यूब कलेक्टर हैं। इसके साथ हमारा पेटेंटेड हमारा हीट एक्सचेंजर है जो बहुत हाई एफिशिएंसी पे सोलर रे से हीट एक्सट्रैक्ट करता है और उसको हमारे स्ट्रक्चर के बेस में सेव करता है, मतलब हीट स्टोर करता है। और ये स्टोर्ड हीट हमारी यूज होती है जब टेम्परेचर माइनस में जाता है। तो अभी तक के जो हमारे पास टेस्ट डाटा है -40 में हमने इसको +15 डिग्री तक मेंटेन किया है विदाउट यूजिंग एनी फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं महाराष्ट्र। एक जब यहाँ पे महाराष्ट्र में कांग्रेस की CEC की बैठक जो है वो ये कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट। कल मुंबई में देर रात तक चली मीटिंग। सपा ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस की CEC की बैठक जो है वो हुई है। कांग्रेस जारी कर सकती है आज अपनी पहली लिस्ट। महाराष्ट्र चुनावों में कल मुंबई में देर रात तक की मीटिंग चली है और सपा ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस आज 20 अक्टूबर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। इसमें विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दलों के साथ मिलकर गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रही है। लेकिन गठबंधन मजबूत तब होगा जब सीट शेयरिंग पर सहमति बनेगी, जब एक नंबर में तालमेल बिठाया जाएगा। और उस नंबर को तालमेल बिठाने के लिए महाविकास अघाड़ी मुंबई में इस वक्त, महाराष्ट्र में इस वक्त जो है वो स्ट्रगल कर रही है। एक दूसरे के साथ इस वक्त तनातनी बनी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 12 से 15 सीटों पर लड़ने का यहाँ पर मांग की है, लेकिन उनको अभी फिलहाल 4 सीटों पर उनने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। हमारे साथ हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। हकीम, ये बैठक हुई है लेकिन जो ये महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है उसमें तालमेल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए अभी स्ट्रगल तो हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक बड़ा यहाँ पर हेरफेर कर सकती है क्योंकि ज्यादा सीटों पर मांग की है लड़ने के लिए। शीतल, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में तनातनी देखने को मिल रही है तो ये तनातनी सिर्फ अब सपा पार्टी तक सीमित नहीं रही है, तो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक अब ये पहुंच गई है और लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप होते नजर आ रहे हैं। 12:30 बजे उद्धव शिवसेना गुट की जो है वो बैठक अलग से होने वाली है जिसमें ये तय करेंगे वो कि हमें आगे का कदम किस तरीके से उठाना है, क्योंकि लगातार संजय राउत और नाना पटोले, जो कि नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, संजय राउत जो है वो शिवसेना के प्रमुख नेता माने जा रहे हैं और दोनों के बीच में जो शाब्दिक वाद लगातार देखने को मिल रहा है, इससे महाविकास आघाड़ी कहां तक जाएगी, किस तरीके से वो अपना रणनीति बनाएगी, इस पर अब आगे देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी 15 सीटें जो है वो महाराष्ट्र मांग रही है। तीनों तरफ से जो है वो महाविकास आघाड़ी पूरे तरीके से जो है वो महाराष्ट्र में लड़ पाएगी क्या, ये भी देखना जरूरी होगा क्योंकि तनातनी बढ़ गई है और बड़े पैमाने पर जो है शिवसेना के पदाधिकारी हो, कांग्रेस के पदाधिकारी हो, वो सीट को लेकर के जो है वो दावे कर रहे हैं। ऐसे में कौन सी सीट किसको छोड़ी जाएगी, किस सीट पर कौन दावेदार होगा, इससे ही सारी चीजें जो है वो खुलकर के अब सामने आने लगी है। ऐसे में महाराष्ट्र की जो रणनीति सियासत है ये काफी दिलचस्प देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल हकीम देशमुख, मैं ये भी जानना चाहूंगा जिस तरह से 228 सीटों पर चुनाव होगा और तनातनी आप साफ तौर पर कह रहे हैं जिस तरह बनी हुई है महाविकास अघाड़ी उनके साथ ही, पर 228 सीटों के अंदर जब कांग्रेस की आज बैठक होती है, उस वहां पर लिस्ट जारी होती है, तो क्या कांग्रेस का जो गठबंधन घटक दल जो है उनके साथ, तो वहां पर भी इस तरह की तनातनी देखने को मिलेगी? क्या कोई सीट शेयरिंग के ऊपर फैसला
निकल के सामने आया है या समन्वय कोई बन पाया है? महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटेल और संजय राउत के बीच में की जो बात चल रही थी, तनातनी वाली बात चल रही थी, इसको लेकर के जो है वो कहीं न कहीं अब जिस तरीके से रमेश चन्नी सलाह की बात करते हैं, वो प्रभारी करके जो महाराष्ट्र में, और दोनों को लेकर के जो है कहीं न कहीं सूझबूझ से जो है मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में कौन कहां से कितनी सीटें लगेगा, जिस तरीके से लगातार महाविकास आघाड़ी ये कह रही है कि 90% सीटों पर हमारी सहमति बन गई है, 10% सीटें जो है उस पर सहमति बनना बाकी है, लेकिन यही 10 सीटें जो ऐसी है जिसमें बड़े पैमाने पर जो है वो कहीं न कहीं इनमें तनातनी जो है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अब समाजवादी पार्टी ने एक नई चीज लेकर के आएगी, 15 सीटें हम लेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें चुन करके आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस तरीके की बात जो है कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी के खेमे से कही जा रही है। आने वाले समय में ये विवाद जो है वो कितना आगे जाएगा ये देखना होगा। आज 12:30 बजे जो है वो कहीं न कहीं उद्धव शिवसेना की बैठक होगी, और उद्धव की शिवसेना की बैठक के बाद में सारी चीजें जो है वो सामने आएगी कि आने वाला जो चुनाव है ये महाविकास आघाड़ी किस तरीके से लड़ने वाली है। ठीक है हकीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप पूरे इस हलचल पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अब महाराष्ट्र में चुनावी जंग चल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आरसीपी सिंह ने खुद की पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी में जिम्मेदारी नहीं मिलने से वो नाराज बताए जा रहे थे, और उसी नाराजगी के बाद अब उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, और पार्टी छोड़ने के साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है, और बिहार की भूमि में वो एक विकल्प के तौर पर अब यहाँ पर अपने आप को सामने रख रहे हैं कि क्या बिहार में अपनी राजनीतिक बिसात, आर्थिक जो अपनी जो बिसात है वो यहाँ पर बिता सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अपनी अलग पार्टी जब बनाएंगे तो पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी के दो कंधे कौन होंगे, लेफ्ट और राइट में कौन से चेहरे नजर आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, पूर्व केंद्रीय मंत्री आतिश सिंह ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अपनी खुद की पार्टी बनाने की घोषणा करेंगे। आतिश सिंह मई 2023 में बीजेपी में शामिल हुए थे। अब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था और अगस्त 2022 में महागठबंधन में वो शामिल हो गए थे। अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हुए हैं। अमित, जरा बताइएगा, उनकी पार्टी छोड़ने से ना सिर्फ पार्टी छोड़ना बल्कि एक पार्टी को खड़ा करना वो भी उन्होंने बताया है, ये कितनी बड़ी चुनौती है बिहार के दलों के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर कई नई पार्टी का उदय हो रहा है। एक तरफ जहाँ जन स्वराज पार्टी का उदय हुआ है, प्रशांत किशोर जो बड़े राजनीतिकार के तौर पर अभी तक पहचान रखते थे, अब नई पार्टी बनाया है जन स्वराज के नाम पर। अब इधर आरसीपी सिंह ने भी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। हालांकि ये घोषणा जो है बैनर पोस्टर तक ही अभी तक सीमित है, तो कब वो पार्टी बनाएंगे और पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, क्या कौन से सूत्रधार होगी और क्या रणनीति होगी, ये भविष्य के गढ़ में अभी तक पड़ा हुआ है। लेकिन इतना कब तय हो गया है कि आरसीपी सिंह ने एक तरफ जहां जदयू से चुनाव कर रखा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी दरवाजे जो है आरसीपी सिंह के लिए लगभग बंद समझा जाए। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरसीपी सिंह निश्चित तौर पर एक ऐसी रणनीति तैयार करने के फिराक में है जिसमें एक तरफ जहां भाजपा से मुकाबला करना हो, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अमित, मैं समझना चाहूंगा, क्या भाजपा के दरवाजे उनके लिए बंद हैं या भाजपा से खुद उन्होंने रिजाइन किया है? तो अगर किया है तो आने वाले विधानसभा में, अगले साल जो विधानसभा होने हैं बिहार में, तो वो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी भाजपा के लिए, और भाजपा को कितना बड़ा नुकसान है उनके पार्टी से जाने से? देखिए, निश्चित तौर पर एक बात मैं पहले अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जिसको अपने नजर पे चढ़ा लेते हैं, तो उसकी दूर की यात्रा कहीं न कहीं जो है काफी चुनौतीपूर्ण होती है। तो नीतीश कुमार आड़े हाथों आरसीपी सिंह को ले रखे हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा में भी अब आरसीपी सिंह के लिए, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका में है, जदयू भाजपा की सरकार है, तो आरसीपी सिंह के लिए भाजपा में जगह बचा हो इसकी संभावना काफी कम बताई जाती है। लेकिन देखिए, भाजपा की जो राजनीति है वो अलग तरह की राजनीति होती है। भाजपा जो है हर समय विकल्प तैयार रखती है। तो आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह है
वो किस करवट लेंगे? क्या उनका परोक्ष रूप से भाजपा की ओर असमर्थन होगा या फिर नए विकल्प के जो तलाशे जा रहे हैं बिहार में एक नया तीसरा रोकना चाहूंगा अभी फिलहाल बड़ी खबर है इस वक्त दिल्ली से, जहां पर रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ है। एनसीजी की टीम मौके पर पहुंची है। ये धमाके का मामला इस वक्त राजधानी दिल्ली से, जहां पर एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट की टीम वहां पर जांच कर रही है और एनसीजी की टीम मौके पर पहुंचकर वहां पर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये इस स्कूल के सामने का धमाका है। धमाका किस चीज में हुआ है ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाए है, स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन जब जांच पड़ताल होगी, एक एक परत खुलेगी, एक एक का इसमें जो पन्ना है वो पलटेगा, तो पन्ने पलटने के बाद एक आखिरी निराकरण भी इसके बाद निकलेगा कि आखिर ये धमाका किस चीज का था और ये धमाका किसने करवाया। बिल्कुल बड़ी खबर दिल्ली से मुझे सामने आ रही है, जिस तरह से आपको बता दें कि धमाका हुआ है और किस तरह हुआ है इसकी जांच अभी चल रही है। एक्सपर्ट की टीम जो है वो जांच कर रही है। एनसीजी की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और जांच जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ है और धमाके के बाद एनसीजी की टीम वहां पर मौके पर पहुंची हुई है और लगातार वहां पर जांच की जा रही है। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट की टीम भी वहां पर जांच कर रही है और अब देखना होगा किस तरह से इस जांच के सामने आती। फॉरेंसिक यूनिट और स्पेशल सेल के कमिश्नर मौके पर पहुंचे हुए हैं। न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।